नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा प्रश्न है आधुनिक काल की परिस्थितियाँ, यानी आधुनिक काल के समय परिस्थितियाँ, हालात जो हैं वो कैसे थे। इस प्रश्न का अध्ययन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो आइए इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम भूमिका के रूप में देखेंगे। भूमिका में हमें बताना है हिंदी साहित्य इतिहास में संवत 1900 से आज तक का जो समय है वो आधुनिक काल नाम से जाना जाता है। आधुनिक शब्द हिंदी साहित्य में दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला तो यह है कि इस युग का साहित्य रीतिकालीन एक रास्ता को तोड़ता हुआ समाज से जुड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि रीतिकाल का जो साहित्य है वो दरबारी काव्य है, अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखा गया काव्य है। तो उस रीतिकालीन साहित्य जो महलों तक ही सिमट कर रह गया था, उसको पार करता हुआ आधुनिक काल का साहित्य समाज से जुड़ा। कविता के विषय में परिवर्तन के साथ साथ उसका शिल्प भी परिवर्तित हुआ, विषय भी बदला, क्योंकि जो अपने दरबारी जो कवि होते थे रीतिकाल के, वो अपने आश्रयदाताओं को, अपने राजाओं को प्रसन्न रखने के लिए विषय भी उन्हीं के लिए चुनते थे। तो उनका विषय परिवर्तन भी हुआ, वो दरबारों से निकलकर समाज से जुड़ा और साथ साथ में उसका शिल्प भी परिवर्तित हुआ और ब्रज तथा अवधी भाषा का स्थान उस समय खड़ी बोली ने ले लिया। आगे देखिए, दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि इस युग के साहित्यकार कल्पना की उड़ान छोड़कर यथार्थ से जूझने की तैयारी करते दिखाई देते हैं। समाज में तेजी से परिवर्तन आ रहा है और उसकी अभिव्यक्ति बदलते जीवन मूल्यों में हो रही थी। भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो इन बदलते हुए जीवन मूल्यों की शुरुआत का युग है, क्योंकि आधुनिक काल का जो सबसे पहला चरण है वो भारतेंदु युग ही है। तो भारतेंदु युग का साहित्य इन बदलते जीवन मूल्यों की शुरुआत का युग है। भारतेंदु युग ही सही अर्थों में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है, यानी भारतेंदु युग से ही आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। नारी की स्वतंत्रता, शिक्षा का महत्व, श्रम की पूजा, मनुष्य में समानता, अछूतो उद्धार आदि का उद्घोष आधुनिक काल में ही हुआ और इन्हीं कारणों से हम इसे आधुनिक युग कहते हैं। आधुनिक साहित्य को समझने के लिए हमें युगीन परिस्थितियों और उनमें होने वाले परिवर्तनों को भी समझना होगा। इसलिए आधुनिक युग की जो परिस्थितियां हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियों का। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों में आधुनिक काल के आते आते अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरे भारत में स्थापित हो चुका था। भारतीयों पर उनके अत्याचार भी बढ़ने लगे थे। लेप्स की नीति कौन लेकर आया था? लेप्स की नीति लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। तो जो लेप्स की नीति थी, लेप्स की नीति के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय देसी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जैसे झांसी का विलय कर लिया था, सतारा का विलय कर लिया था, नागपुर का विलय कर लिया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी की लेप्स की नीति इस काल की एक प्रमुख घटना हम कहेंगे। सन 1854 में झांसी को भी अंग्रेजों ने इसी नीति के तहत अपने हाथों में ले लिया। देसी राजा और प्रजा सब अंग्रेजी राज्य से भयभीत थे। सन 1857 में भारत के राजाओं एवं जनता ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया, किंतु उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस संग्राम की समाप्ति के पश्चात कंपनी का शासन समाप्त हो गया और महारानी विक्टोरिया का शासन लागू हो गया। भारतीयों को सांत्वना देने के लिए अनेक प्रकार की उद्घोषणाएं उनके द्वारा की गई और भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप न करने की भी घोषणा की गई। सन 1885 ईस्वी में भारतीय प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देने के लिए, प्रशासन के कार्यों में सहयोग देने के लिए सन 1885 ईस्वी में फिर कांग्रेस की स्थापना की गई और बाद में इसकी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ और इस यानी कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो स्वतंत्रता प्राप्ति रखा गया। सन 1905 में बंग भंग यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ, उस नीति से
भारतीय स्वतंत्रता की विचारधारा को बल मिला और सन 1919 में रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट पास हुआ और जलियांवाला बाग जैसी दुर्घटनाएं भी इसी आधुनिक काल में ही घटी और इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई और सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिसमें हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, दोनों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। यह आंदोलन पूरे देश भर में फैला। अंग्रेजी सरकार की दमन नीति के कारण मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई और हिंदू मुसलमानों में मतभेद आरंभ हो गए और अंग्रेजों ने उनके मतभेद का भरपूर फायदा उठाया। सन 1937 के चुनाव में अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और 1939 में फिर जनता के द्वारा सरकारी पदों से त्यागपत्र भी दिए गए और फिर उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और अंततः हम कहेंगे कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि इस युग का साहित्य राजनीतिक चेतना से संपन्न साहित्य है। अगली जो हमारी विशेषता है वो है सामाजिक परिस्थितियाँ। तो सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी? आधुनिक काल में सामाजिक जीवन में जो चेतना हमें दिखाई दी उसका प्रमुख कारण पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हम कहेंगे, क्योंकि भारतीय समाज उस समय अनेक रूढ़ियों से ग्रस्त था। अनेक रूढ़ियाँ प्रचलित थी, जिसमें सती प्रथा, नरबलि, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध था, मना था। ये प्रमुख रूढ़ियाँ फैली हुई थी और इन रूढ़ियों के कारण भारतीय समाज की दशा भी शोचनीय थी, दयनीय थी। दूसरी तरफ हम कहें तो ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार भी आरंभ हो गया था। ईसाई धर्म पादरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना करके लोगों को अपने धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश कर लिया था, ईसाई बनने के लिए उनको विवश कर लिया था। लेकिन उस समय हम कहें तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि सामाजिक संगठन जो हैं वो समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए थे। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की कट्टरता को दूर करने के साथ साथ वैदिक संस्कृति का भी प्रचार प्रसार किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में स्वामी दयानंद से पहले अगर हम कहें तो राजा राम मोहन राय का नाम भी उल्लेखनीय है। वे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह के समर्थक थे। जो विधवा विवाह निषेध था तो वो स्त्री शिक्षा के भी समर्थक थे, विधवा विवाह के भी समर्थक थे। वे स्वतंत्रता के उपासक थे और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन संस्थाओं के अलावा रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी इन्होंने भी आधुनिक युग के समाज को प्रभावित किया। इस युग में अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी का भी समाज के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने जहाँ अछूतो उद्धार के लिए कई बड़े आंदोलन किए, अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानवतावादी भावनाओं का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार इस युग में सामाजिक व्यवस्था में भी कई ठोस परिवर्तन हुए। तो ये सामाजिक परिस्थितियाँ थी। आगे देखिए, अगली जो हमारी परिस्थिति है वो है धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थितियों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साथ भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, जिसमें राष्ट्रीय धर्म एवं मानवतावाद को सबसे ऊपर स्थान दिया गया। मनुष्य को, मानवता को सर्वोपरि स्थान दिया गया। भारतीय एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक विचारधाराओं के मेल से, यानी भारतीय विचारधारा और जो पाश्चात्य सांस्कृतिक विचारधारा थी उनके मेल से भारतीय वैष्णव भावना और आध्यात्मिकता की भावना ने मानवतावाद के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया, यानी मानवतावाद को सर्वोपरि रखा गया। यह युग पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के प्रसार का युग भी कहा जा सकता है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से लोगों की चिंतन पद्धति, उनके सोचने समझने की शक्ति में भी अंतर आ रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि अतिवाद के स्थान पर समन्वयात्मक हो गई, समन्वय की भावना, तालमेल की भावना में बदल गई, जिसमें
वैज्ञानिकता एवं बौद्धिकता की विशेष प्रेरणा रही। यानी वैज्ञानिकता एवं बौद्धिकता की प्रेरणा से जो अतिवाद की दृष्टि थी उसके स्थान पर समन्वयात्मक रूप उसने ले लिया। धार्मिक परिस्थितियों के बाद अगली हमारी परिस्थिति है आर्थिक परिस्थिति। इसमें देखिए कि इंग्लैंड के औद्योगिक विकास का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तो लाजमी था, स्वाभाविक था। अब अंग्रेजों ने ऐसी आर्थिक नीतियाँ अपनाई जिनसे हमारे जो हस्त छोटे लघु उद्योग थे उनको हानि पहुंची। अंग्रेजों ने लघु अथवा कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया। अगर ऐसा हम कहें तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी उन्होंने हमारे लघु उद्योगों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। उनका उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करके अपने देश को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना था। भारतीय लघु उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कारीगर बेकार होकर काम धंधे की तलाश में शहरों की तरफ भागने लगे थे और शहरों में भी जनसंख्या बढ़ रही थी और उसके साथ साथ अशांति भी बढ़ रही थी। रेल और डाकतार की व्यवस्था का विकास भी अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक लाभ को ही मद्देनजर रखकर किया, उसको ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने ये किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देश में महंगाई, अकाल, टैक्स आदि में वृद्धि हुई। जन सामान्य का जो जीवन स्तर था वो पहले से भी ज़्यादा गिरता गया। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण कृषक और मजदूर शोषण की चक्की में पिसने लगे। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हितों को सामने रखकर औद्योगिक उन्नति की। अंग्रेजों की नीतियों से शोषण, महंगाई और बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, अपितु उनमें दिनों दिन वृद्धि होती ही गई, बढ़ती ही वो समस्याएं गईं। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण का विरोध आरंभ हुआ। पहले महायुद्ध के पश्चात कारखानों में व्यापक हड़तालें भी हुई और सन 1905 में जो बंग भंग हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी का जो चरखा आंदोलन है और जो खादी का प्रचार है वो भी इसी आर्थिक शोषण के विरोध का ही एक रूप हम उसे कहेंगे। आर्थिक परिस्थितियों के बाद अगली जो परिस्थिति है वो है साहित्यिक परिस्थितियाँ। देखिए, आधुनिक काल का जो साहित्य है वो अपने पूर्ववर्ती साहित्य से विषय और शैली दोनों दृष्टि से भिन्न है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था, इससे पूर्ववर्ती साहित्य का रीतिकाल तो विषय भी बदला और शैली भी बदली। आधुनिक युग का साहित्य आम आदमी का साहित्य है और इस युग का साहित्यकार का सरोकार आम आदमी की आशाओं, उसकी आकांक्षाओं से था। रीतिकाल का साहित्य महलों तक सीमित था, दरबारों तक सीमित था, जबकि आधुनिक काल का साहित्य गरीबों की झोपड़ियों तक पहुंचा। यानी वो आम आदमियों से जुड़ा, यथार्थ का वर्णन किया, उनकी पीड़ाओं को, समाज को चित्रित इसमें किया। रीतिकाल का जो साहित्य है वो भाषा, भाव एवं शैली, उसमें जो उसकी साहित्यिक भाषा कहें, भाव कहें, शैली कहें रीतिकाल की, वो सभी रूढ़िग्रस्त थी, जो आधुनिक काल की आवश्यकता के अनुकूल नहीं थी। आधुनिक काल का साहित्य जो आम आदमी से जुड़ा तो उसके अनुकूल वो नहीं थी, इसलिए आधुनिक काल की परिस्थितियों के अनुकूल ही साहित्य में भी अत्यधिक परिवर्तन किए गए। भारतेंदु युग पुनर्जागरण युग बना, क्योंकि आधुनिक काल का सबसे पहला चरण भारतेंदु युग ही है। अगर वो भारतेंदु युग पुनर्जागरण का युग कहलाया तो भारतेंदु युग के बाद जो युग आता है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा था। वो युग समाज सुधार की तीव्र धारा को लेकर आया। द्विवेदी युग के बाद जो छायावादी युग आता है वो शिल्पगत प्रयोगों का उसमें प्रारंभ हुआ और छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आता है। इसमें क्रमशः लघु मानव, आम आदमी की प्रतिष्ठा एवं काव्य विषयों का विशदीकरण व्यापक रूप उसमें दिखाई दिया, क्योंकि प्रगतिवाद जो 1936 ईस्वी में एक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी मुंशी प्रेमचंद ने, और उसी के बाद उसको प्रगतिवाद भी कहा गया। और उसी प्रयोगवाद किसका है? अज्ञेय के द्वारा चलाया गया है।
तो इसमें इन दोनों में लघु मानव की प्रतिष्ठा और काव्य विषय का व्यापक विशदीकरण रूप देखने को मिलता है। आधुनिक युग को गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक युग में गद्य का विकास अगर हम कहें तो ये आधुनिक साहित्य की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है। गद्य का विकास भी हुआ और जो इससे पूर्व के साहित्य में ब्रज भाषा और अवधी भाषा का साम्राज्य फैला हुआ था, वो भी खड़ी बोली ने स्थान ले लिया, क्योंकि पद्य में लिखते वक्त ब्रज भाषा को अपना रहे थे और गद्य में लिखते वक्त खड़ी बोली को अपना रहे थे। तो आधुनिक काल में जो है गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में खड़ी बोली को स्थान दिया गया। तो आधुनिक युग को गद्य काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस युग में कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, रिपोर्टाज, रेखाचित्र एवं आलोचना साहित्य का विकास हुआ। संक्षेप में अगर हम कहें तो आधुनिक युग साहित्यिक दृष्टि से अगर देखें तो विविधताओं से भरा हुआ है, बिखराव भी है उसमें, लेकिन विशेष काव्य प्रवृत्तियों का ये युग है आधुनिक युग। तो परिस्थितियों के बाद हम निष्कर्ष रूप में कहेंगे, उपयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि आधुनिक युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन, यानी उनमें आमूल चूल कहें या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ कहें तो हिंदी साहित्य में भी परिवर्तन हुए। हिंदी साहित्य को युग की मांग के अनुकूल अपने आप में परिवर्तन करना पड़ा। हिंदी गद्य का जो विकास हुआ आधुनिक काल में, तो बदली हुई परिस्थितियों का ही उसको हम परिणाम कहेंगे। जो परिस्थितियों में बदलाव आया, उन परिस्थितियों के बदलने का परिणाम ही है कि हिंदी जो आधुनिक काल है उसमें गद्य का विकास हुआ। तो ये था आधुनिक काल और उस आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। अगर आपको प्रश्न समझ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।